मिली रात को छत पर बैठ जो भी आज हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वो आदित्य के बारे में सोच रही थी। आज का दिन कितना अच्छा गया था उसके लिए। आज वो जितनी खुश थी उतनी कभी नहीं हुई थी। उससे कभी किसी ने पूछा ही नहीं, ना उसने कभी सोचा कि अगर उसे खुद चुनना हो तो वो क्या पहनना पसंद करेगी। उसने कभी अपनी खुशी को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी थी। उसकी चॉइस इतनी मैटर करती है, उसे पता ही नहीं था। पर आदित्य ने इन सब बातों का कितना ध्यान रखा। वो कितनी खुश नसीब है कि उसे आदित्य जैसा पति मिल रहा है। पर फिर उसे जो आरती ने कहा वो याद आने लगा और उसकी खुशी गिल्ट में बदलने लगी। वो नहीं चाहती थी आरती को बुरा लगे। वो तो बचपन से आरती को, उसकी खुशी को आगे रखती आई थी, खुद से भी आगे। पर अब जब उसकी खुशी का ध्यान रखा जा रहा था तो आरती की खुशियां पीछे हो रही थी। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसी सोच में थी कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा आदित्य का कॉल था। उसका नाम पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल उठाया और बोली, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से आदित्य की आवाज आई, गड़बड़ हो गई। उसने घबराकर पूछा, क्या? तो आदित्य बोला, हम आज गए थे ना उधर शूट के लिए, वहां ना गुम हो गई। देखना तुम्हारे पर्स में तो नहीं रह गई, पक्का तुम्हारे पास रह गई होगी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या? मेरी नींद। ये सुन मिली हंस दी। आदित्य अपने पलंग पर लेटते हुए बोला, ये बहुत सीरियस इशू है, हंसो मत। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं हमारी शादी में। आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली। डेकोरेशन से लेकर खाने तक सब परफेक्ट होना चाहिए। अब तक रूम भी रेडी नहीं हुआ है मेरा। रेनोवेशन अब भी चल रहा है। 5 दिन में सब कैसे होगा? वैसे तुम्हें रूम में कौन से कलर के पर्दे पसंद होंगे? इस पर मिली बोली, कोई भी। तो आदित्य थोड़ा चिढ़कर बोला, तुम्हारा हमेशा जवाब यही होता है, थोड़ा बीवी जैसे तंग करो ना। मुझे ये कलर पसंद है, तुमने वो कलर क्यों चूज किया? मुझे खिड़की के पास चाहिए था, तुमने दरवाजे के पास क्यों किया? कुछ तो झगड़ा करो। ये सुन मिली फिर हंसते हुए बोली, मुझे सही में फर्क नहीं पड़ता घर में कौन सा सोफा है या कौन से पर्दे। घर में प्यार हो, अपनापन हो तो कोई भी पर्दे का कोई भी रंग चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। ये सुन आदित्य की बेचैनी थोड़ी कम हुई और वो बोला, मैं बहुत स्ट्रेस में था शादी की तैयारियों को लेकर। तुमसे बात कर ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेस कहीं गायब हो गया हो। बस जल्दी से ये 5 दिन निकल जाएं और शादी का दिन आ जाए। शादी के सफर तक के 5 दिन जल्दी ही पूरे हो गए थे और आखिर शादी का दिन भी आ गया था। अग्रवाल हाउस में आदित्य फोन पर चिल्ला रहा था, तो आपको पहले बताना था ना, मैं कहीं और से ऑर्डर करता। मुझे गिफ्ट देना था अपनी वाइफ को, अब एंड मोमेंट पे बता रहे हैं। वो पैनिक हो रहा था। उसे देख उमा बोली, बेटा कल तक तो तुम बचपन में ही मिली से शादी करने की सोच रहे थे और अब रेडी भी नहीं हो रहे हो। बारात तैयार है, हमें शादी के लिए निकलना है। हाँ मॉम, मैं अभी तैयार होता हूँ। कहते हुए वो कमरे की तरफ मुड़ा और जल्दबाजी में कमरे के दरवाजे से टकरा गया। उमा घबराकर बोली, आदि ध्यान से। तो आदि भी परेशान होते हुए बोला, एक्चुअली मॉम गिफ्ट की टेंशन हो रही थी, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं, उसका शादी का लहंगा भी। ये सुन उमा ने हैरानी से पूछा, लहंगे का क्या हुआ? वो तो सीधा शोरूम से उनके घर पहुंचाया था मैंने। आदित्य उनके पास आकर बोला, हाँ मॉम, वो लहंगा आपने सेलेक्ट किया था, थोड़ा हेवी नहीं था। इस पर उमा लगभग चिल्लाते हुए बोली, व्हाट? वो डिजाइनर लहंगा था, सबसे डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन चूज की थी मैंने। हाँ, पर उसके लिए वो थोड़ा और सिंपल। खैर उसने कहा था वो पहन लेगी। उमा ने गुस्से में कहा, व्हाट डू यू मीन बाय पहन लेगी? आदित्य बहुत पैनिक कर रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, मॉम मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, जैसे घोड़ी पर चढ़ूंगा तो वो मुझे गिरा तो नहीं देगी, वहां पहुंचकर सासू माँ कोई नई शर्त तो नहीं रख देगी, मेरी लहंगे में कंफर्टेबल तो फील करेगी ना। उमा ने एक लंबी सांस ली और बोला, आदि होता है, शादी के वक्त नर्वसनेस होना नॉर्मल है। वैसे तुम्हारी शांति वाली बात में मुझे वैलिड फियर लगता है। कर तो कुछ भी सकती है तुम्हारी सासू माँ। आदित्य को चक्कर आ रहे थे।
वो किसी तरह अपने रूम के दरवाजे तक पहुंचा, पर अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने जोर से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। ये देखकर उमा घबरा गई और बोली, आदित्य क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, वो ब्रेकफास्ट नहीं किया ना तो। उसके ये कहते ही उमा नाराज होकर बोली, व्हाट इज दिस आदि? खाए नहीं तुमने कुछ? अब तुम बच्चे नहीं हो, शादी हो रही है तुम्हारी, खाओ अभी। तभी उनके पास किशोर आया और बोला, मेम साहब, रमेश साहब बहुत गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी निकलने को कह रहे हैं। ओफो, किसे संभालूं? आदि जल्दी करना, तुम्हारे डैड गुस्सा हो रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चली गई। आदित्य ने जल्दी से शेरवानी पहनी और तैयार होने लगा। उसने सोचा शादी के बाद ही कुछ खाएगा। पूरे बैंड बाजे के साथ बारात पहुंची। आदित्य ने तो घोड़ी से उतरकर खुद डांस किया। दरवाजे पर सब रिश्तेदारों के बीच खड़ी शांति देवी बड़ी सज धज कर खड़ी थी। वो अपने पास खड़ी पड़ोसन को कह रही थी, ये आदित्य भी ना बड़ा नटखट है। ये साड़ी जो मैंने पहनी है ना, वो उसी ने दी है। शॉपिंग करने गई थी बच्चों के साथ कि शादी में बच्चियां क्या पहनेंगी और रिसेप्शन में क्या, सब ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। माँ हूँ ना, तो मुझे ये साड़ी दुकान पर थोड़ी सी अच्छी लगने लगी तो आदित्य ने दिला ही दी। मना भी तो नहीं कर सकते, दामाद है। ये सुन पड़ोसन बोली, वो तो ठीक है, पर मिली की शादी सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। कुंडली कैसे जमा दी उसकी? इस पर शांति गुस्से में बोली, दही है क्या जो जमा दूंगी? अरे वो कुंडली थी ही गलत, अब सही कुंडली मिली। ये सुन पड़ोसन मुंह दबाकर हंसने लगी और फिर बोली, अच्छा है, दोनों को साथ में ही निपटा दो, पर इस चक्कर में किसी और को ना निपटा देना। शांति ने ये बात सुन गुस्से में मुंह बनाया और गेट की तरफ बढ़ गई। दोनों दूल्हों को गेट पर खड़ा देख वो मुस्कुराते हुए बोली, रुकिए दूल्हे राजा, पहले नाक तो खिंचाइए। ये सुन आदित्य ने कंफ्यूज होकर पूछा, नाक मतलब? शांति हंसते हुए बोली, ये शादी से पहले की रस्म है। जब दूल्हा शादी करने चौखट पर पहुंचता है तो सास उनकी नाक खींचती है। अब ये दूल्हे पर है कि वो खींचने देता है या नहीं। उनकी बात सुन उमा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वैसे भी कान तो खींच ही चुकी हैं आप, नाक भी खींच लीजिए। ये सुन सब हंसने लगे। यहाँ हंसी मजाक चल रहा था और अतुल का मन ना खुशी महसूस कर रहा था ना किसी तरह का गम। उसके मन में बस जिद की आग थी कि अब प्रोमिला को शादी करके ही दिखाएगा। अगर उसने शादी करने से मना कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी ही नहीं होगी, वो उसे बताएगा कि वो अब बच्चा नहीं है। रस्म निभाने अतुल पहले आया और उसने चुपचाप अपनी नाक आगे की और बस रस्म पूरी कर दी। शांति ने कहा, ये तो बिल्कुल आज्ञाकारी है। फिर आदित्य आगे आया और जैसे ही शांति उसकी नाक पकड़ने आगे आई, वो पीछे हट गया। फिर दाएं बाएं घुमाकर आखिर उसने अपनी गर्दन झुकाई और शांति ने उसकी नाक पकड़ी। फिर बोली, ये बड़े नटखट है। दोनों दूल्हों की एंट्री के बाद दुल्हनों की एंट्री हुई। मिली को सुर्ख लाल रंग दुल्हन के जोड़े में देख आदित्य की सांसें ही रुक गई थी। पंडित जी ने उन्हें मंडप में आने के लिए बुलाया। अतुल आगे बढ़ा पर आदित्य मिली को देखते हुए वहीं खड़ा रह गया। उसे कुछ सुध ही नहीं थी कि पंडित जी ने कुछ कहा भी था। अतुल ने आदित्य की तरफ देखा और बोला, आदि चल। ये सुन आदित्य होश में आया और मंडप की तरफ बढ़ने लगा, पर मंडप तक पहुंचने से पहले ही उसे वापस से चक्कर आने लगे। इस बार तो पहले से भी ज्यादा तेज सर घूमने लगा था उसका। चलते हुए उससे बैलेंस नहीं बना और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देख मिली चीख पड़ी, आदि। उमा दौड़ती हुई आदित्य के पास आई। अतुल ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। वो बेहोश हो चुका था। शांति के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। उनके पास खड़ी उनकी पड़ोसन उनसे कहने लगी, अरे शांति, मिली की कुंडली सही से दिखाई तो है ना? शांति ने उसे गुस्से से देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो गुस्सा दबाए आदित्य की तरफ चल दी। इतने में कोई रिश्तेदार बोली, ये तो अपशगुन हो गया। शांति की पड़ोसन फिर आगे आकर बोली, कुंडली सही तो है ना बहन? शांति ने गुस्से में उससे कहा,
हाँ, बहुत अच्छी है, तुम्हारी कुंडली से भी ज्यादा अच्छी है। ज्यादा बोला ना और तो। उस पर उमा उन्हें टोकते हुए बोली, प्लीज, यहाँ पर आदि को होश नहीं आ रहा और आप लड़ाई कर रही हैं। नाउ आई सीरियसली थिंक मुझे फिर क्रॉस चेक करवानी चाहिए थी कुंडलियां। ये सब सुनकर मिली का मन तो बैठा ही जा रहा था। सब उसी की तरफ देख रहे थे, जैसे कि जो भी हो रहा हो उसी की वजह से हो रहा हो। सब रिश्तेदार धीमी धीमी आवाज में मिली की कुंडली की बातें करने लगे। आदित्य की जैसलमेर वाली बुआ बोली, दुल्हन के कदम शुभ नहीं लगते। मिली को गिल्ट फील होने लगा। धीरे धीरे उसे भी यही लगने लगा जैसे ये सब उसी की वजह से हुआ। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसे तानों की इतनी परवाह नहीं हो रही थी जितनी इस बात की कि आदित्य अब तक होश में नहीं आ रहा था। वो आदित्य के करीब जाने के लिए बढ़ी और जब उमा ने उसे आगे बढ़ते देखा तो हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया और कहा, बस अब आदि को अकेला छोड़ दो, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ये सुन मिली जार जार रोने लगी। उसने अपने कदम पीछे ले लिए और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। वो लगातार अपने मन में ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, आदि को कुछ मत होने देना, उसे जल्दी से ठीक कर देना। अतुल डॉक्टर को कॉल करने में बिजी था और मिस्टर अग्रवाल वेटर से आदित्य के लिए पानी लाने को कह रहे थे। सब लोग मिली और आदित्य की ही बातें कर रहे थे। वहां खड़ी आरती को लग ही नहीं रहा था कि उसकी भी शादी है। उसने मन ही मन कहा, दीदी को आज भी रायता फैलाना था। ये कैसे भी करके स्पॉटलाइट ले ही लेती है। सब मिली मिली कर रहे हैं, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, अतुल भी नहीं। खैर, उसने तो कभी मुझे ढंग से देखा भी नहीं। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा उसने शादी के लिए हाँ ही क्यों की। देखो अपने साथ मेरी भी शादी रोक कर खुद कैसे कोने में बैठी है। सती सावित्री अभी यमराज से लड़ेगी। कहीं दीदी ने कुंडली में ही तो कोई धांधली नहीं की। जो भी हो, आज मेरा दिन है ना, वो क्यों खराब करना है इसे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी आदित्य की जैसलमेर वाली बुआ आरती के पास आई और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। आरती को थोड़ा चैन मिला कि चलो किसी ने तो उसे पूछा। उसने अपनी शक्ल पर बेचारापन लाते हुए धीरे से उन्हें नमस्ते कहा और उनके पांव छुए। फिर बुआ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हारी कुंडली तो ठीक है ना। ये सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आया, पर वो गुस्सा दबाते हुए बोली, मेरी कुंडली में शुरू से कोई दोष नहीं है, कोई अपडेट भी नहीं हुआ है, वही है पुरानी। कहकर वो मिली के पास आकर बैठ गई। उसने पास के टेबल से टिश्यू पेपर उठाकर उसकी ओर बढ़ाया और बोली, बस कर, तेरे रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। इतनी ही परवाह थी तो शादी करने का रिस्क लिया ही क्यों। नई अपडेट वाली कुंडली लाई कहाँ से तू। मिली का दिमाग वैसे ही सुन पड़ गया था। वो पहले से ही बहुत परेशान थी। ऐसे में आरती का ये कहना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उसे कोई जवाब दे सके। वो सोचने लगी, कह तो सही रही है ये, मैं शादी के लिए मानी ही क्यों। मैं ही वजह हूँ आदि की हालत की। न मैं हाँ कहती और न ये होता। अतुल ने आदित्य पर पानी छिड़का पर उसे फिर भी होश नहीं आया। उमा अतुल से बोली, कम ऑन, सीधा हॉस्पिटल ले चलो और वापस यहाँ लौटकर नहीं आना। ये सुन मिली के बाबा विनोद जी परेशान होकर बोले, ये आप क्या कह रही हैं समधन जी, वापस नहीं आएंगे तो शादी। उमा ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और बोली, बहुत हो गया आदि का बचपना। इसकी जिद की वजह से मैंने इस शादी के लिए हाँ की थी, लेकिन अब बस, अभी तो शादी हुई भी नहीं है और आदि की ये हालत हो गई। मेरे मन में तो डर बैठ गया है, हमें वक्त चाहिए। शांति भी गुस्से में आ गई और बोली, वक्त तो मुहूर्त का भी है बहन जी, खाना सजावट कपड़े सब हो गया, मंडप तक पहुंच गए हम, आप कैसे पीछे हट सकती हैं आप। और आरती, उसका क्या। इस पर उमा ने कहा, ओ प्लीज, ये सब हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज तो ये शादी नहीं होगी। ये सुन विनोद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नम आंखों से अपनी बेटियों की तरफ देखा। मिली ने पहले कभी बाबा की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। पहली बार उसके सामने उसके बाबा रो रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो अपने बाबा के आंसुओं की वजह भी
खुद को ही समझ रही थी। वो सोचने लगी कि कैसी बेटी है वो। उसने अपने बाबा की आंखें शर्म से झुका दी। वो ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी, सपने में भी नहीं, पर ऐसा हो रहा था। उसकी वजह से आरती की भी शादी रुक गई थी। उसकी वजह से आदि की ये हालत हो गई थी। वो कितनी बुरी बेटी है, बुरी बहन है, और अब वो बुरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। अब वो भी नहीं चाहती थी कि आदि उसकी वजह से और सहे। अब वो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।